इस समय हम एक ऐसी महिला के यहाँ पे हैं जिनके बारे में कुछ संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी है और जो है उनके बारे में मैं बताऊं 2014 अगस्त 14 तारीख 2014 को उन्होंने अपना महिला आयोग का कार्यभार संभालते ही साथ महिला आयोग में ऐसी तेज़ी और रफ्तार देखी गई महिलाओं के मामलों को लेकर, चाहे वो किसी वीआईपी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिल्म जगत या उद्योगपति से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी भी मामलों को उन्होंने चूका नहीं। हर तीर जो है निशाने पे जाकर दागा उन्होंने और उन लोगों को जो पुरुष प्रधान समाज के लोग हैं उन्हें जो है तार तार किया और महिलाओं की सुरक्षा में किसी किस्म की कोताही उन्होंने नहीं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशीबेन शाह जी की, जो कि पूर्व महिला अध्यक्षा रह चुकी है और इस समय भी वो अपने कार्य को लेकर इतनी सक्रिय हैं कि वो आज भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है और उसी राह पर चल रही है। इस समय मेरे साथ में सुशीबेन शाह जी मैम मौजूद है। मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं द डेली इंडिया न्यूज़ में। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, मैम आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपने वकालत की हुई है। मैम, पहला सवाल मेरा होगा, महिला आयोग का कार्यभार संभालने के बाद में किस तरीके की चुनौतियां रही आपको? और जैसे कि यानी देखा गया पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जिनकी कुछ न कुछ समस्याएं होती है, तो एक महिला आयोग की अध्यक्षा होने के नाते काफ़ी कुछ आपको देखने मिला रहेगा, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। महिला आयोग में आते हुए मैंने ये सोचा कि महिला को ऐसी जगह होनी चाहिए कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ मैं जाके मेरी समस्या को बता सकूँ। कहा जाता है कि महिला बिचारी है, अबला है। मैंने ये कोशिश की कि महिला अपने आप को सबला समझे। कैसे समझे? जब वो महिला आयोग को ये समझे कि ये मेरा मायका है, जहाँ जाके मेरे दिल की बात मैं कर सकूँ। हाँ, तो मेरी हर हमेश कोशिश ये रही कि महिला आयोग यानी आपका मायका, ये आपका घर है। दूसरी मैंने ये कोशिश की कि महिला आयोग की ऑफिस सिर्फ बैंड्रा में है, बम्बई में। महाराष्ट्र बड़ा देश, बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, तो हमने ये कोशिश की कि हमने हियरिंग ली नागपुर से, नागपुर पर मराठावाड़ा, नागपुर, औरंगाबाद जो मराठावाड़ा का हेडक्वार्टर है, पूना में कि वहाँ महिला आ पाए। मैंने ये देखा कि जब कंप्लेन आती हैं, पूरे महाराष्ट्र से आती हैं, तो जो जिसके खिलाफ कंप्लेन है नेचुरली पुरुष होता है, वो तो पहुँच जाता है, लेकिन महिलाएं पहुँच नहीं सकती। तो हमारा ये कोशिश थी कि महिला आयोग महिला के द्वारा, तो बड़ी हमें उसमें सफलता मिली और हम काफ़ी सारी महिलाओं को टच कर पाए। उनको ऐसा लगा कि भैया हमारा कोई सुनने वाला है, और पुरुष प्रधान समाज को ऐसा लगा कि मेरी बहन जो अकेली नहीं है, पूरा शासन प्रशासन और खास करके आयोग उसके साथ जुड़ा। मैम, अगर मैं आपकी पृष्ठभूमि की बात करूं, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आपके पिताजी जो देसाई जी वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो ये जुनून किस तरीके से परिवार से ही मिला आपको, या तो आपके मन में इस तरीके का महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न का मामला देखकर आपको ये जुनून आप में पैदा हुआ? मैं हमेशा मलबारिल से मैं जुड़ी हूँ। मलबारिल मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। आपके एडिटर इन चीफ वाहिद भाई भी मेरे साथ काफ़ी सारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और उनका खास धन्यवाद। तो मलबारिल में काम करते हुए मुझे लगा कि हमें मलबारिल में या समाज में या देश में और पूरे भारत में जो चेंज लाना हो, तो हमें महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। जब तक महिला का सशक्तिकरण नहीं होता, सक्षम नहीं होती फाइनेंशियली, आपके खीसे में पैसे नहीं ना वाहिद भाई, अब सैयद भाई, तो आपकी कोई कीमत नहीं। और एज गुड एज द चेयर दैट और सोफा दैट आई एम सिटिंग ऑन। तो मेरी कोशिश हमेशा रही कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। और मैंने ये भी देखा कि जब मैंने प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस चालू की, टैक्सी सर्विस जो महिला ने चलाई हुई है, तो उसमें मैंने देखा जब महिलाएं कमाती हैं, महिला में जब वो एंड ऑफ द मंथ जब 15-20 हज़ार रुपया कमाती है, तो वो किस में डालती हैं? वो डालती हैं अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आता है, डाइनिंग और वाइनिंग नहीं। मैं सल्यूट करती हूँ मेरे सारे पुरुषों को, लेकिन जब पुरुष के पास पैसा आता है तो पोर्शन ऑफ इट डेफिनेटली गोज कि भैया चलिए बार में गए, चले ना।
आई एम नॉट अगेंस्ट इट, पर महिलाओं को आप सक्षमीकरण देंगे। चाचा नेहरू ने भी कहा था कि सही मायनों में जो चाहें आपके आपका देश ऊपर आए तो आपकी महिलाओं को आप सक्षम कीजिए, और यही लेके मैं चली हूँ। मैंने डीबी रोड पुलिस स्टेशन में फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी मुझे महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। 1-2 महीना हमने अच्छा काम किया कोविड के पहले, लेकिन कोविड के चलते वहाँ साइबर ऑफिस खुली है तो हमारा एक जगह चली गई, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ। और हमारी आदरणीय महिला मंत्री को कहा है कि मैडम हमें वो जगह चाहिए कि जहाँ महिला के दिल खोल बोल सके। मलबार हिल की महिला दिल खोल के बोल सके कि मैडम मुझे ये तकलीफ़ है, मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे ये समस्या है। ऐसा है ना सैयद भाई कि आज पुलिस स्टेशन में जाते हुए लोग डरते हैं। मैं और आप भी 10 बार सोचेंगे कि भैया जाए कि नहीं, साले उल्टे फंस जाएंगे। तो ये काउंसलिंग सेंटर जो मैंने लिया है, वहाँ महिला आके बोल सकती है कि भैया ये जगह पर मैं जाती हूँ तो लाइट नहीं है, ये जगह पर जाती हूँ तो मुझे कोई फॉलो कर रहा है, या फलानी जगह पर सुरक्षितता कम है, हमें पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। तो एक ऐसी माहौल हम तैयार कर पाए, एटलीस्ट मलबार हिल से शुरुआत करें कि महिला अपने आप को सुरक्षित समझ सके। साकीनाका में वही हुआ सैयद भाई। साकीनाका में वो जो जगह थी वहाँ CCTV कैमरा नहीं था, वहाँ लाइट कमी थी, वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं थी। शायद जो किसी ने ये पहले कंप्लेंट की होती तो आज अपनी बहन अपने बीच में होती और ये भयंकर कांड, निंदनीय कांड नहीं होता। तो मैम ये जो इस तरीके के जो चरित्र वाले पुरुष हैं जो महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हैं या उनके साथ में इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं, तो मैम ये ऐसा वर्ग पनपता कहाँ से, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपने कई साल इनके बीच में इन सब मामलों को आपने देखा है, समझा है, तो मैम ये जानना चाहेंगे कि पनपते कहाँ से हैं ये लोग? ये ऐसा महिला होना, एक क्रूर पुरुष होना, ये अपवाद है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि सही मायनों में जब अपने को जेंडर इक्वालिटी चाहिए तो एक फैमिली से वो उसकी शुरुआत होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूँ। जब मैं महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अब बाल भारती देख लीजिए, अब पहले वर्ग में जाते हैं, आप खोलेंगे घर तो घर में आपको दिखाएंगे कि भैया अपनी माँ वो किचन में कुकिंग कर रही हैं, शायद बहन अपनी सब्जी काट रही हैं, पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं और बेटा फुटबॉल खेल रहा है। दैट इज अ टिपिकल सीन घर का। तो मैंने कहा भैया क्यों हम बदली ना करें कि ये करें कि भाई अपने जो पुरुष है, जो हस्बैंड है, वो मदद कर रहा है अपनी पत्नी की, और बेटा है वो भी मदद कर रहा है और बेटी फुटबॉल खेल रही है। ऐसा क्यों कि हम अलग अलग मायने रखते हैं बेटा और बेटी में? शुरुआत घर से होनी है। जब ये कायदा रखें आप कि भाई बेटी को 11 बजे रात को घर पर आना है, तो ये लागू आपको आपके बेटे का भी करना है। ये भी सिखाना है कि बहन सिर्फ माँ की इज्जत नहीं करो, आपको बहन की इज्जत करनी है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड की इज्जत करनी है, आपको आपकी बीवी की इज्जत करनी है। आप कोई भी पुरुष को पूछे कि भैया, तो बोले हाँ माँ की तो बड़ी इज्जत करनी है। अरे भाई, माँ को अभी तो इज्जत करना ही करना है। हर कोई महिला की इज्जत करना आपका दायित्व है, और ये शुरुआत शायद अपने घर से होती है। और मैं समझती हूँ अपनी सारी महिलाओं को एकजुट होके, फिर वो सास के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में है, गर्लफ्रेंड के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, ये बताना है नो टॉलरेंस टू वायलेंस। हमें वायलेंस बिल्कुल सहना नहीं है। आप आएँ, हमारे पास आएँ, कांटेक्ट करें हमें, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। स्त्री शक्ति यानी एकजुट आना। मैं आपके द्वारा हमारी सारी महिलाओं को आह्वान करूंगी कि जब ऐसी आप समस्या देखें, हमारे पास आइए। जब तक महिला शक्ति एक मुट्ठी नहीं होती, तब तक ना आवाज़ है ना ताकत है। बिल्कुल। मैम, अगर मैं बात करूं, जैसे महिला सुरक्षा के बारे में बात हुई, और जो हाल ही में जो कांड हुआ, बलात्कार कांड हुआ, और बहुत दर्दनाक मौत महिला को दी गई, उसके बाद में मैम ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने कहा, पुरुष प्रधान समाज है और पुलिस वालों के पास जाने से महिलाएं काफ़ी कतराती हैं कि महिलाएं ये सोचती हैं पता नहीं किस तरीके के सवाल जवाब होंगे, किस तरीके की उनकी बातें होंगी। लैंग्वेजेस पहली चीज़ तो सही नहीं इस्तेमाल की जाती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो मैम उस एंगल से अगर सोचें
तो डिपार्टमेंट को या सरकार को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए कि हर पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से अभी उन्होंने एक दल का जो है सरकार ने जो गठन किया है, तो उस दल के नाते किस तरीके की ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाए ताकि वो भी ऐसी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए या वो कुछ ऐसा ग्रुप बनाएं कि जो इसमें कई महिलाएं उनसे जुड़ी हो और वो इस तरीके की चीज़ों पे नज़र रखें। ऐसी बात है ना कि जब आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये जो संवेदनता है अपनी महिलाओं के बारे में नीचे तक पर्कोलेट होनी चाहिए। कैसे करें? तो पहले तो हमें ये समझाना है अपने पुलिस को, स्पेशली एट द कांस्टेबल लेवल और इवन महिला को, कि जब महिला आपके पास आए आपको संवेदनशील होना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जब मैं फैमिली काउंसलिंग चलाती थी स्त्री शक्ति केंद्र में, तो मेरे पास एक यंग कॉलेज गर्ल केम टू मी। तो कहती, सूजी बहन मैं रोज कॉलेज में जाती हूँ और सुबह 10 बजे की सीट, आप जब बस लेते हैं, आप वो पेडर रोड की महिलाएं थी, काफ़ी सक्षम थी, अच्छे घराने से थी, बिल्डिंग में रहती थी। फिर भी शी वॉज फीलिंग इनसिक्योर कि जब मैं बस लेती हूँ 155 बस होती थी, पेडर रोड से आपको ग्रांट रोड स्टेशन लेके जाती थी, फिक्स टाइम पर 10 बजे जाती थी और उसके 10:30 बजे अंधेरी में उसकी कॉलेज थी, तो वहाँ लेके जाती थी। सो दिस वाज आई फील दैट मुझे कंटिन्यूसली कोई स्टॉक कर रहा है। एक आदमी रोज वो टाइम पर होता है, जो मैं एक बस छोड़ दूँ तो वो भी छोड़ देगा, और जो मैं बस में बैठती हूँ मेरे कॉलेज तक वो आता है। तो मैंने कहा कि मेरी बहन तू ऐसा कर कि तू पुलिस कंप्लेंट कर, ठीक है? तो पुलिस कंप्लेंट में गई, मैंने मेरी जो MSW मेरे साथ काम करती थी उसको मैंने, अब ये पुलिस जिसके पास वो कंप्लेंट लेके गई, आप मानोगे नहीं सैयद भाई, उसने क्या कहा कि ऐसा करो कल से तुम 9 बजे की बस लो। ये काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है ये 10 वाला जो बंदा है उसको पकड़ना। आपको ये नहीं कहना है कि भैया आपके पास कोई बहन जाएगी तो ये बोलोगे कि भैया मैं जाती हूँ और ये मुझे विसल मार रहा है, तो पहला शब्द क्या होगा कि भैया कौन से कपड़े पहनती हो? नहीं, वो कोई भी कपड़े पहने, विसल मारना गलत है। ये जब तक सोच समझ और ट्रेनिंग हम पुलिस को नहीं देते, मुझे नहीं बोलता कि समाज भी बदलेगा या दिशा भी बदलेगी। मतलब जागना, मतलब जुर्म होने के बाद जागना जरूरी है। जुर्म होने के बाद वेट करना गलत है। रिमेंबर सैयद भाई, स्टॉकिंग इज प्रिल्यूड टू रेप। जब तक आप महिलाओं को रोज फॉलो करते रहेंगे, वो आपको जान जाएगा कि ये टाइम पर महिलाएं यहाँ होती है। जो आपने इसको पकड़ा तो शायद एक रेप टल गया। तो ये सोच समझ जब तक हर एक पुलिस समझ में नहीं लेता, महिलाएं गलत भी हो सकती है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं गैरफायदा उठाती हैं जो सारे कानून बने हैं? आप मुझे बताओ सैयद भाई, और मैं प्रेक्षकों को भी पूछना चाहूँगी, आप मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा कानून है कि जिसको आप मिसयूज़ नहीं करते हो? हर कानून, फिर वो इनकम टैक्स हो, GST हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, सब कोई उसका मिसयूज़ करता है। तो क्यों महिलाओं को हर हमेशा कहा जाता है कि ये सारे कानून बने हैं तो महिलाएं उसके मिसयूज़ करती हैं? अपवाद हो सकता है। मैं नहीं बोलती कि महिलाएं गलती नहीं करती या मिसयूज़ नहीं करती, लेकिन वो हर जगह होता है। अब आप देखो सैयद भाई, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, ठीक है? अब गाड़ी का एक्सीडेंट होना, गलत ड्राइविंग करना, पी के ड्राइविंग करना गलत है, पुरुष या स्त्री। तो पुरुष ड्राइविंग करता होगा तो आएगा कि भाई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो महिला से होगा तो हेडलाइन, महिला ने दारू पी के गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट होना, बैड ड्राइवर, उसमें महिला पुरुष नहीं होता। तो ये जो सोच है वो बदलना चाहिए और उसमें हर कोई, सैयद भाई, आप, वाहिद भाई और मेरे सारे प्रेक्षक को जोड़ना है कि महिला और पुरुष एक है, एक चक्के के पहलू है, एक गाड़ी के पहलू हैं। जब तक साथ में नहीं चलेंगे समाज नहीं बनेगा और तरक्की नहीं करेगा। मैम, अगर मैं बात करूं, आपके जो इलाका है विधानसभा क्षेत्र, आपने वहां से चुनाव भी लड़ा और काफ़ी समय आप राजनीति में रहीं और आज भी राजनीति में हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो वैक्सीनेशन सेंटर खोला है, तो मैम क्या लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही और आपको क्यों लगा कि काफ़ी सारे सरकारी भी थे, मगर आपको क्यों लगा कि वैक्सीनेशन सेंटर खोलूँ मैं जनता के लिए? मलबार हिल मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही
कांग्रेस की मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे गर्व है कांग्रेस की कार्यकर्ता होने पर। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मुंबई कांग्रेस की। तो मलबार हिल ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ 9 झुपड़पट्टियाँ हैं। 9 मलबार हिल है तो भाई वन ऑफ द पॉशेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन 9 झुपड़पट्टियाँ हैं। और मैंने देखा कि जब आप कोविन ऐप पर जाओगे तो ऐसा था कि भैया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यानी आप जाओ 5 मिनट पे बंद हो जाए, स्लॉट खत्म। तब की बात कर रही हूँ मैं, जब मैंने आई थिंक मई में खोला था सेंटर। तो मैंने सोचा कि जितने सेंटर ज़्यादा हो उतने वैक्सीनेशन ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने अपना दायित्व समझा कि कोविड फ्री मलबार हिल में हम लग जाए। तो कोशिश की हमने, हमारी सरकार है, हमारे जो मिनिस्टर हैं असलम भाई शेख, मिलिंद भाई देवरा ने पूरी मदद की कि सेंटर खुले, क्योंकि प्रियदर्शनी एक कम्युनिटी सेंटर है। लोग के 10-12 हज़ार लोग आते हैं वहाँ चलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो ये वहाँ लोग आसान एक्सेसिबल है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज बताते हुए कि मैंने शायद हमारे सेंटर ने लगभग 25,000 वैक्सीनेशन दिए हैं और हर रोज़ हम वैक्सीनेशन देते हैं। और मुझे बड़ा आनंद है कि हम ये सहभागी हो सके कोविड को हराने में। दूसरा हम मुहिम हमने उठाया है, मैं कल 2 दिन पहले पेपर में पढ़ रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और फ्री प्रेस जर्नल में भी आया था कि भैया सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास सिर्फ 11 दिन का स्टॉक है। कल आया था फ्री प्रेस जर्नल में कि सिर्फ 3,000 बॉटल की ब्लड हैं। क्यों? तो हम गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर एक बड़ा ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं रोटरी के साथ, कि हम हमारी कोशिश रहेंगी कि 200 ब्लड बॉटल्स हम इकट्ठा कर सकें, क्योंकि एक बॉटल के द्वारा हम 3 जानें बचा सकते हैं, 3 जान बीमारियाँ। तो मैं आपके चैनल के थ्रू आह्वान करूंगी सैयद भाई, आपकी प्रचार प्रसार कीजिएगा कि 2 अक्टूबर को 9 बजे से ज़रूर आए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी है हमारा 0222498877। हमारा रात शाम तक उसका एक पोस्टर भी बन जाएगा, हम आपको भेजेंगे। ज़रूर मदद करिए, जुड़िए हमसे कोविड फ्री मलबार हिल के लिए। एक हम अभी पेंडेमिक को एंडेमिक बना दे और जनवरी से पुरजोश सब लोग एक नया भारत, नया मुंबई, नया मलबार हिल बनाने में लग जाएं। मैम, अगर मैं पते की बात करूं कि कौन से पते पे जो है ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाएगा, तो कहाँ आना होगा? प्रियदर्शनी पार्क में कैंप लगेगा। हमने एक बड़ी बस हायर की है विच इज़ फोकस टूवर्ड्स ब्लड कलेक्शन ओनली। तो प्रियदर्शनी पार्क में आए सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप चूँकि महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि जैसे आपने कहा 9 स्लम एरियाज़ हैं आपके इलाके में, तो पूरे मुंबई भर के अंदर काफ़ी सारे स्लम इलाके हैं और कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जो उजागर नहीं होती हैं, सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि ज़्यादातर घटनाओं में देखा जाता है कि जो जुर्म करने वाला अपराधी जो होता है, जो पुरुष होता है, महिलाओं के साथ में जो दुष्कर्म करता है या जो भी गलत काम करता है, वो उसका रिश्तेदार या उसका पड़ोसी या उसका कोई करीबी होता है, जिस वजह से मामले को जो है औरत की इज्जत के चलते भाग लिया जाता है कि महिला है, इज्जत खराब हो जाएगी, समाज में पता चलेगा तो आगे चल के उनके बच्चों के बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे जुर्म जो छुपाए जाते हैं मैम, तो उसको आपको कितने हद तक लगता है कि ऐसे जुर्म छुपाना सही है? बिल्कुल गलत है सैयद भाई और 100% राइट। आयोग की अध्यक्ष होने पर मैंने देखा था, जस्ट मैंने स्टडी की थी, जो क्राइम रिपोर्ट आता है 91% जो रेप होता है और जो दुष्कर्म होता है वो अपने कोई रिलेटिव ही करते हैं और महिलाएं जैसे बताती नहीं हैं। तो मैंने सजेस्ट किया है हमारी माननीय मंत्री महोदय को कि भैया हर एरिया में, फिर वो बम्बई हो, फिर वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया, आंगनवाड़ी होती है। आंगनवाड़ी एक बड़ी ऐसी स्कीम है कि जो पूरा महाराष्ट्र भर में चलती है, देश भर में चलती है। तो मैंने कहा कि वो आंगनवाड़ी में अपने को छोटा कंप्लेंट बॉक्स रखना है कि जहाँ महिला आके गोप्य तरीके से बता सके कि भैया नाम, पता, पहचान सब गोपनीय रखी जाएगी और वो बता सके कि भैया ये आदमी मेरे साथ मुझे ठग रहा है या मुझे परेशान कर रहा है या मुझे हैरेस कर रहा है या मुझे। तो मैं समझती हूँ एक बड़ा स्टेप होगा महिलाओं को ये फील करने में कि भैया हमारा कोई है। पुलिस स्टेशन जाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन चूंकि आंगनवाड़ी एक स्लम में 2-3 होती है, इट ऑल डिपेंड्स कि कितने वहाँ स्लम हैं और कितने लोग रहते हैं। तो एक तो ज़रूर होती है और वो एकदम पास में है
और वो जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल किया है। हमारी स्कीम मैंने प्रपोज की है, हमारी माननीय मंत्री ने सीरियसली लिया है और एक ठोस स्कीम लेके वो आएगी। जब महाराष्ट्र की महिला ये महसूस करेगी कि हम सुरक्षित, तो महाराष्ट्र सुरक्षित। आपने सुना, ये थी शुचिबेन शाह जी, जिनसे हमने काफ़ी बातों पे चर्चाएं की। मेरा सवाल था वो महिलाएं जो कि कोई अपनों से जो है तकलीफ़ में आती है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, और किसी कारणवश समाज के चलते या पड़ोस के चलते या सोसाइटी में उनके नाम के चलते वो बात जो है जनता के बीच में या अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं ऐसी महिलाओं को, ऐसी बहनों को, ऐसी माँओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अपने ऊपर होने वाले जुर्मों को जो है ढाक रही हो, मगर ये ख्याल रखिएगा कि रास्ते पे ऐसे ही अपराधी रास्ते पे चलने वाली किसी महिला या किसी बहन या किसी बेटी के साथ में दुष्कर्म करते हैं और वो बड़ी घटना होती है और वो तब जाके समाज के सामने आती है। तो ऐसे बड़े का जो दुष्कर्म है उनको अगर रोकना चाहते हैं आप, तो आपको भी चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ाएं और महिला शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करें। और जैसे कि शुचिबेन शाह मैडम ने कहा, इन्हीं की तरह कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो महिला समाज के लिए और महिला समाज के उद्धारण के लिए काफ़ी सारे कार्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, डीबी मार्ग में जो है इनका एक केंद्र था जहां पे महिलाओं की समस्याओं को समझा जाता था, सुलझाया जाता था, मगर हाल फिलहाल वहां पे साइबर क्राइम का ऑफिस बना हुआ है और वो जल्द ही कोशिश कर रही है कि मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र में फिर से वो इस तरीके का केंद्र खोले ताकि महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित समझें। मैं सिर्फ मलबार हिल की महिलाओं से ही नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र की, पूरे मुंबई की महिलाओं से आह्वान करना चाहता हूं, अगर आप शुचिबेन शाह से संपर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें और वो अपनी जितनी भी शक्ति हो और अपनी जितनी भी ताकत हो वो लगाकर उस महिला का पूरा सहयोग करेगी और उसे इंसाफ दिलाने में उसकी मदद करेगी। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।